हाय लर्नर्स, दिस इज गौरव शर्मा। वेलकम टू केल्विन। इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे चैप्टर आर एनवायरनमेंट के ऑसवाल्ड के कुछ क्वेश्चंस को, और ये आपको हेल्प करेंगे कॉन्सेप्ट को समझने में। और भी तो अभी तक हम लोगों ने काफ़ी अलग अलग पब्लिकेशंस के क्वेश्चंस को सॉल्व किया है बच्चों। हमने वन शॉट की भी बात की थी, और आज हम कुछ और कॉन्सेप्ट बेस्ड आपके क्वेश्चंस को इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। शुरुआत हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से करेंगे, लेकिन वो आपके कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर करेंगे। साथ ही साथ हम इस वीडियो का जो एंड है वो कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ करेंगे, जो आपको आपके क्वेश्चंस को समझने में हेल्प करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन क्वेश्चंस को, और किस तरह के सब्जेक्टिव क्वेश्चन है पहले उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे बच्चों, जो क्वेश्चन इज कि इन द गिवन फूड चेन, in a given food chain, suppose the amount of energy at fourth trophic level is 5 kilojoule, then what will be the energy available at the producer level? तो आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे जैसे हम फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल से आगे की तरफ बढ़ेंगे, ये हमारा कोई फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल हो गया, फिर हमारा सेकंड आएगा, फिर हमारा थर्ड आ गया, और फिर हमारा फोर्थ ट्रॉफिक लेवल आ गया। तो यहाँ प्रोड्यूसर लेवल पे पूछा गया है, और ये जो बताई गई है आपको, ये फोर्थ लेवल पे है, फोर्थ ट्रॉफिक लेवल पे है। कितनी? 5 किलो जूल। तो अगर यहाँ पे 5 किलो जूल है, तो सीधा सीधा हमारा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि एनर्जी लगातार क्या होती है, एनर्जी जो है वो डिक्रीज होती है। क्या कहा मैंने? कि एनर्जी जो है वो लगातार क्या होती है बच्चों, एवरी नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे डिक्रीज होती है। तो आपको बता कितने परसेंट, हम जानते हैं कि हर एक नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे सिर्फ 10% ही आगे उसका ट्रांसफर होता है। तो अगर यहाँ पे 5 किलो जूल है, तो यानी कि उसका जो 10% रहेगा इस थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे वो 50 रहेगा, और यहाँ पे 500 हो गया। मतलब 90% के आसपास अगर मैं देखूँ 10% रिड्यूस हो रहा है उस तरीके से। और अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे 5000 देखूं तो, राइट, तो 5000 का 10% कितना ट्रांसफर हो रहा है आगे? 500। 500 का आगे 10% कितना ट्रांसफर हो रहा है? 50। और 50 का आगे कितना 10% ट्रांसफर हो रहा है? 5 किलो जूल। तो यानी कि करेक्ट आंसर जो हमारे यहाँ पे बनेगा उसके अकॉर्डिंगली वो बनेगा हमारा 5000 किलो जूल, जो कि प्रोड्यूसर लेवल पे प्रेजेंट होगी, राइट। तो करेक्ट आंसर हमारा बच्चों ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ पे बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। In an ecosystem, the 10% of energy available for transfer from one trophic level to the next is in the form of, किस फॉर्म के अंदर जाती है? देखो हर एक फॉर्म में एनर्जी कन्वर्ट हो रही है बच्चों। हमें लाइट एनर्जी मिलती है, और ग्रीन प्लांट जो है उसको कन्वर्ट करते हैं किसमें? केमिकल एनर्जी के अंदर। और यही जो ब्रेकडाउन चलता रहता है बच्चों, ये फूड का जो ब्रेकडाउन है, मेटाबॉलिक रिएक्शन जो है, वो इसको कन्वर्ट करती है आगे केमिकल एनर्जी के अंदर। तो लाइट एनर्जी तो नहीं, मैकेनिकल भी नहीं, बेसिकली जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है वो केमिकल फॉर्म के अंदर होती है। तो यानी कि कौन सी एनर्जी हुई? वो केमिकल एनर्जी हमें देखने को मिली। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बात करते हैं, द परसेंटेज ऑफ सोलर रेडिएशन एब्सॉर्ब्ड बाय ऑल द ग्रीन प्लांट्स फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज अबाउट। परसेंटेज बतानी है सोलर रेडिएशन की, कि जो एब्सॉर्ब होती है बाय द ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट सन का सिर्फ जो सोलर एनर्जी है वो 1% ही कैप्चर कर पाते हैं। तो जो बाकी के 98 टू 90% के आसपास, वो आप ये कह सकते हो कि वो जो रेडिएशन है ना, वो लीफ से क्या करती है, वो रिफ्लेक्ट कर जाती है वापस, या वहीं पे खत्म हो जाती है। तो इस वजह से, क्योंकि वो वेव्स जो होती हैं, वो जो रेडिएशंस हैं, वो यूजफुल नहीं रहती उसके लिए, तो मैक्सिमम जो है वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाती। कुछ ही परसेंट जो है वो सिर्फ उसको ले पाते हैं। तो वो कितने में आती है? लगभग 1% में। तो 98 टू 99% जो है वापस से वो रिफ्लेक्ट कर जाती है, या वो खत्म हो जाती है, या वो सूटेबल नहीं होती फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस जब वो लीव्स की सरफेस पे पड़ती है। इस मैकेनिज्म को आप आगे हायर क्लासेस में जरूर पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना अगर मैं बताऊं तो 1% के आसपास ही वो कैप्चर करती है, और फिर 1% का आगे अनदर ट्रॉफिक लेवल्स में 10% के अकॉर्डिंगली ट्रांसफर होता है। मतलब इस 1% का जितना जो 10% होगा वो आगे ट्रांसफर वहां पे होता रहेगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। ये एक अच्छा सवाल है। विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म आर नॉट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अ फूड चेन? इसमें से कौन सा ग्रुप जो है बच्चों ऑर्गेनिज्म का नॉट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अ फूड चेन? अब देखो जरा, इसमें ग्रास है, लायन है, रैबिट है, वॉल्फ है, ठीक है, प्लैंकटन है, मैन है, फिश है, ग्रास ऊपर है।
आप लोगों ने फूड चेन तो अलग अलग जगह पढ़ी होगी बच्चों। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलना चाहूँ कि जो फूड चेन्स हैं आप कहाँ कहाँ पढ़ते हैं। फूड चेन आप एक्वेटिक लेवल पे भी पढ़ रहे हो और फूड चेन आप टेरेस्ट्रियल लेवल पे भी पढ़ रहे हो, राइट। फूड चेन आप एक्वेटिक लेवल पे भी पढ़ रहे हो और टेरेस्ट्रियल लेवल पे भी पढ़ रहे हो। तो ग्रास, लायन, रैबिट, वल्फ जो हैं ये ठीक है, क्योंकि ग्रास इसको खाएगा, बाकी वो सब एक दूसरे को खा सकते हैं। दूसरी तरफ हम प्लैंकटन, मैन, फिश की बात करें तो प्लैंकटन, मैन और फिश जो है ये एक एक्वेटिक का पार्ट है, जबकि ग्रास ऊपर जो है वो एक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का पार्ट है। तो यानी कि जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म आर नॉट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अ फूड चेन, तो यानी कि ग्रास ऊपर इसका कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं है। अगला देखते हैं, वॉल्फ, ग्रास, स्नेक, टाइगर। वल्फ, वुल्फ, ग्रास, स्नेक, टाइगर। फ्रॉग, स्नेक, ईगल, ग्रास, ग्रास ऊपर। ये ठीक है कि ग्रास को खा सकता है ये और ग्रास ऊपर को खा सकता है ये, इसको खा सकता है स्नेक और स्नेक को ले सकता है ये, तो ये भी ठीक है। अब अगर मैं यहां देखूं वल्फ, ग्रास, स्नेक, तो ये वल्फ भी, स्नेक भी और टाइगर भी, ये तीनों किसमें आते हैं? ये कार्निवोर्स के अंदर आते हैं बच्चों। किसके अंदर आते हैं? ये कार्निवोर्स के अंदर आते हैं। और जो ग्रास है, ग्रास क्या है? ये तो ग्रास है ना, ये तो खाएंगे ही नहीं है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हुआ और ऑप्शन नंबर 2 जो हुआ ये इसके साथ मैच नहीं कर रहा है ना। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो सी पार्ट है इसका, वो करेक्ट आंसर यहाँ पे बन जाएगा। देखिए कितना अच्छा सवाल है आप लोगों के लिए ये डिसाइड करने के लिए कि यहाँ पे दो चीजें दी हुई हैं, एक एक्वेटिक फूड चेन दी गई है और एक टेरेस्ट्रियल फूड चेन रिप्रेजेंट कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेप्लीशन ऑफ ओजोन इज मेनली ड्यू टू। अब आप लोगों ने ओजोन के डेप्लीशन के बारे में सुना है, उसका कमजोर होना, और उसके कमजोर होने की वजह से जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है सन की, वो डायरेक्टली मतलब हमारे पास तक पहुंच पा रही है। तो देखिए जरा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन सीएफसी का प्रोडक्शन अगर आपको याद हो तो उस पर बैन लगा दिया गया था। कयोटो प्रोटोकॉल भी आप इसके अंदर पढ़ते हो ना, यूएनईपी के थ्रू कयोटो प्रोटोकॉल, राइट। तो करेक्ट ऑप्शन इसका नंबर ए जो है बच्चों वो बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सेलेक्ट द मिसमैच्ड पेयर। हमें मिसमैच्ड पेयर को सेलेक्ट करना है इन द फॉलोइंग एंड करेक्ट इट। बायोमैग्निफिकेशन, एक्यूमुलेशन ऑफ केमिकल्स एट द सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल ऑफ फूड चेन। क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो बिल्कुल ठीक है। बायोमैग्निफिकेशन यही है, एक्यूमुलेशन होना केमिकल्स का हर एक ट्रॉफिक लेवल पे, टॉक्सिक का बनना बच्चों। दूसरा बताया गया है कि इकोसिस्टम, बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। क्या इकोसिस्टम में सिर्फ बायोटिक कंपोनेंट्स आते हैं? नहीं, यहां पर तो हम ए बायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में भी बात करते हैं, ए बायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में बात करते हैं। आगे चलते हैं, एक्वेरियम जो है एक मैनमेड इकोसिस्टम होता है, तो ये भी बिल्कुल ठीक बात है। पैरासाइट्स जो होते हैं वो ऐसे ऑर्गेनिजम्स है विच ऑब्टेन फूड फ्रॉम अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल ये होस्ट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। किसके ऊपर? होस्ट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं फॉर द टू पर्पसेस, द वन फॉर द शेल्टर एंड द अदर वन फॉर द फूड, राइट। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम देखते हैं। तो यानी कि करेक्ट जो इनकरेक्ट या मिसमैच पेयर है वो हो गया ऑप्शन नंबर बी बच्चों, ऑप्शन नंबर बी मिसमैच्ड पेयर हो गया। अब ये कुछ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आपके लगभग मैक्सिमम एक टॉपिक से कवर किए गए। ठीक है, अब सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में कुछ बात करते हैं बच्चों। पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे वो है, इन अ फूड चेन, फूड चेन में फ्रॉग है, ग्रास है, इंसेक्ट है और स्नेक, असाइन ट्रॉफिक लेवल टू फ्रॉग। आपको असाइन करना है फ्रॉग का ट्रॉफिक लेवल, तो सीधा सबसे पहले तो ग्रास ही आएगा क्योंकि वो एक प्रोड्यूसर है ना, वो मूवी वाला प्रोड्यूसर मत समझ लेना। हाँ, ग्रास को कौन खाएगा? इंसेक्ट खाएगा, है ना। इंसेक्ट को कौन खाएगा बच्चों? इंसेक्ट को ले जाएगा कौन? फ्रॉग, ठीक है। और फ्रॉग को खा जाएगा कौन? स्नेक खा जाएगा, ठीक है, ये खा जाएगा स्नेक। तो आपको असाइन करना है, तो ये कौन सा है? ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल हुआ, ये सेकंड हुआ और ये थर्ड हुआ और ये फोर्थ हो गया। तो फ्रॉग कहां पे आया? फ्रॉग को असाइन किया हमने थर्ड ट्रॉफिक लेवल के ऊपर। किस पे? थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे हमने इसको असाइन कर दिया। यही चीज आपसे इसमें पूछी गई थी, जैसा कि है ना, ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है। और स्नेक भी आ सकता है उसके ऊपर, डायरेक्टली भी उठा लेता है। चलिए हम, लेकिन फ्रॉग को पूछा है तो फ्रॉग के लिए रखेंगे। अगला सवाल,
इन द फॉलोइंग फूड चेन प्लांट्स प्रोवाइड 500 जूल ऑफ एनर्जी टू रैट्स। रैट्स को कितनी दे रहे हैं? कुछ फूड चेन में देखिए प्लांट्स हैं, प्लांट्स को कौन खा रहा है? रैट्स खा रहे हैं। स्नेक खा गए रैट्स को, और हॉक ले गया स्नेक को। सो द फॉलोइंग फूड चेन प्लांट्स प्रोवाइड 500 जूल ऑफ एनर्जी टू रैट्स। हाउ मच एनर्जी विल बी अवेलेबल टू हॉक्स फ्रॉम स्नेक्स? हाउ मच एनर्जी विल बी अवेलेबल टू हॉक्स फ्रॉम दी स्नेक? अब क्या होगा यहाँ पे? सबका 10% ही ट्रांसफर होगा। सीधा सीधा लॉ आप लोगों ने पढ़ा है ना कि स्नेक के पास अगर 500 है तो यानी कि उसका आगे 50%, यहां से फिर वही 5%, तो अकॉर्डिंग टू 10% लॉ हमें चलना है। मुझे इसमें पिछले क्वेश्चन में भी कुछ इस तरीके से हमने बात की थी ऑब्जेक्टिव वाले में, तो ऐसा कोई हमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो फॉलोइंग फूड चेन प्लांट्स प्रोवाइड कर रहे हैं 500 जूल ऑफ एनर्जी टू दी रेट्स, तो इनको 500 जूल एनर्जी दी। सो हाउ मच एनर्जी विल बी अवेलेबल टू द हॉक्स फ्रॉम दी स्नेक? सीधा सीधा निकाल लेंगे हम, है ना जी, सीधा सीधा हमने कैलकुलेट कर दिया। 50 जूल और आगे 5 जूल, सबसे 10% जो है वो हम ट्रांसफर करते चल रहे हैं। अगला सवाल आता है यहाँ पे कि इकोसिस्टम क्या होता है बच्चों? तो एक इकोसिस्टम बनता है दो तरह के कंपोनेंट से, जिसमें आप बात करते हो बायोटिक कंपोनेंट्स की, और दूसरा आप बात करते हो किसकी? एबायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में। बायोटिक कंपोनेंट्स की और एबायोटिक कंपोनेंट्स की। दिस टू मेन कंपोनेंट्स, तो भाई यही मेन कंपोनेंट्स हो गए उसके, ठीक है। हमारे सराउंडिंग में जो चीजें बन रही हैं वही हमारा इकोसिस्टम जो है वो बना रहा है, ठीक है। तो दो कंपोनेंट्स ये दोनों हो गए। वी डू नॉट क्लीन नेचुरल पॉन्ड्स और लेक्स बट एन एक्वेरियम नीड्स टू बी क्लीन रेगुलरली। अच्छा सवाल कि हम इन दोनों को क्लीन क्यों नहीं करते जबकि एक्वेरियम को क्लीन करना पड़ता है। यानी कि बच्चों कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म उस एक्वेरियम में प्रेजेंट नहीं होंगे जो एक लेक और पॉन्ड के अंदर देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि फूड चेन तो आगे तक चल रही है ना, जिनको हम डिकम्पोजर्स का नाम देते हैं। वो डिकम्पोजर्स जो डेड रिमेन ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं, जो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स को या लिविंग मैटर को अपना शिकार बनाते हैं, वो उसमें शायद हमें देखने को ना मिले, इसलिए हमें वो उनकी जो वेस्ट है उसको निकालना पड़ेगा, राइट। तो यही चीज यहाँ पे आपसे पूछी गई है। अब देखिए जरा क्या है कि इकोसिस्टम एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है बायोस्फीयर की हमारे, है ना, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है पूरे हमारे बायोस्फीयर की। तो दिस कैन आल्सो बी फ्रेम्ड एज अ क्वेश्चन लाइक कि बायोस्फीयर की फंक्शनल यूनिट क्या है या स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है, तो वो इकोसिस्टम हो गई। अब ये क्या देखने को मिल रहा है, इसमें इंटरेक्ट करते हैं आपस में बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है बच्चों, दोनों ही कंपोनेंट्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं, है ना। अब देखो नॉन लिविंग हो चाहे वो लिविंग हो, दोनों ही कंपोनेंट जो है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है जी। अब दो मेन कंपोनेंट्स आपसे पूछे गए तो वो कौन से हो गए? बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स, ठीक है, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स हो गए। अब अगला सवाल कि एक्वेरियम को क्लीन क्यों करना पड़ता है जबकि लैंड और पॉन्ड को, लेक और पॉन्ड को हमें नहीं करना पड़ रहा? एक एक्वेरियम इज एन आर्टिफिशियल एंड इनकम्प्लीट इकोसिस्टम, ये बात बिल्कुल ठीक है, मैनमेड इकोसिस्टम है वो। दूसरा, अगर हम उसको कंपेयर कर रहे हैं पॉन्ड या लेक से, विच आर नेचुरल है, बिल्कुल ठीक बात है, सेल्फ सस्टेनिंग है एंड कंप्लीट इकोसिस्टम है, where there is a perfect recycling of the material as well. So we need to clean the aquarium because of the, हमें उसको क्लीन करना पड़ता है, ये हमारा क्वेश्चन था वहां पे। क्यों? बिकॉज द एब्सेंस ऑफ द नेचुरल डिकम्पोजर, तो जो डिकम्पोजर्स हैं वो उसमें हमें देखने को नहीं मिल रहे, जो नेचुरल डिकम्पोजर्स हैं। वहां पे क्या होता है, यहाँ पे पानी चल रहा है लेकिन एक्वेरियम में पानी एक जगह स्टेगनेंट हो जाता है, रुक जाता है ना। तो स्टेगनेंसी ऑफ वाटर यानी कि स्थिरता, स्टेबिलिटी देखने को मिलती है वाटर की, और डेब्रिस जो वेस्ट वगैरह होते हैं वो उसी के अंदर रहते हैं। अब उन वेस्ट को खत्म करने के लिए हमारे पास वो डिकम्पोजर्स नहीं है जो पॉन्ड्स या लेक्स में हमें देखने को मिल सकते हैं। इसीलिए हमें एक्वेरियम के पानी को क्लीन करना पड़ता है क्योंकि वो एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का पार्ट है बच्चों, ठीक है। अगला, एक्सप्लेन द रोल ऑफ यूवी रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का क्या रोल है इन प्रोड्यूसिंग ओजोन लेयर। मेंशन द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड, बहुत आसान है। व्हाई इज इट्स एक्सेसिव यूज ऑफ CFC कॉज ऑफ कंसर्न, इसका ज्यादा यूज कॉज ऑफ कंसर्न क्यों है? देखिए जरा, अब ओजोन जो है वो फॉर्म्ड होती है अपर एटमॉस्फेयर में, ये बात हमने सीखी, वन शॉट में भी हमने पढ़ी, हमने रिएक्शन भी पढ़ी। जो सोलर यूवी रेडिएशंस होती हैं बच्चों, वो क्या करती हैं, वो कैसे फॉर्म होती है? जो सोलर यूवी रेडिएशंस हैं ये डिसोसिएट मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन एंड देन दिस ऑक्सीजन एटम कंबाइंड विद एन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। देखो हुआ क्या, रिएक्शन कुछ ऐसी है
कि O2 के मॉलिक्यूल को यूवी रेडिएशन ने ब्रेक कर दिया। और ये कैसे ब्रेक हो गए? ये एक फ्री एटम्स की फॉर्म में ब्रेक हो गए। इसकी फॉर्म में, फ्री एटम्स की फॉर्म में ब्रेक हो गए। अब देखो रिएक्शन क्या इन्वॉल्व हुई, यही फ्री एटम वापस से ऑक्सीजन के साथ मिले जो एटमॉस्फेयर में है, और जब ये एक और दो ऑक्सीजन के एटम के साथ मिले तो इसने ओजोन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन किया, O3 बना दिया, ओजोन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन किया। तो ये रिएक्शन आपसे पूछी गई थी। अगला सवाल, किस ज्यादा CFC का यूज क्यों कंसर्न है, कॉज ऑफ कंसर्न है? When CFC reach the upper layer of the atmosphere, they causes depletion of the ozone layer. ये बात जानते हैं आप सभी अच्छे से। And allow harmful UV radiation to reach the surface of the earth to create the health hazard. तो जब वो होल हो जाएगा, जब वो लेयर डिप्लीट हो जाएगी और क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसको डिप्लीट करने में अपना रोल प्ले कर रही है, इसलिए तो क्योटो प्रोटोकॉल लगाया गया था बच्चों। आप लोगों ने जो क्योटो प्रोटोकॉल पढ़ा था वो इसीलिए तो पढ़ा था ना, राइट? तो ये क्योटो प्रोटोकॉल जो था वो यही था बच्चों। तो UNEP के थ्रू, यूनाइटेड नेशन ऑफ एनवायरमेंटल प्रोग्राम के थ्रू जो लगाया गया था, है ना, कि जिससे कि CFC के प्रोडक्शन पे ही बैन कर दिया गया, CFC के प्रोडक्शन पे ही बैन कर दिया गया, क्योंकि उस टाइम पे AC रेफ्रिजरेटर वगैरह में इनका काफी इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो प्लास्टिक कप्स को लेके, ये बोर्ड में भी आया था अभी कुछ साल पहले। और प्लास्टिक कप्स वर यूज्ड टू सर्व टी इन ट्रेन्स इन अर्ली डेज। पहले के टाइम पे प्लास्टिक कप्स को यूज किया जाता था बच्चों चाय के लिए, और इन अर्ली डेज। नाउ दिस कुड बी रिटर्न टू द वेंडर्स क्लीन एंड रीयूज। लेटर द कुल्हड़ वर्स यूज इंस्टेड ऑफ द प्लास्टिक कप्स। बाद में कुल्हड़ का इस्तेमाल किया गया, मिट्टी के जो बनते हैं ना बच्चों कुल्हड़, देखे होंगे आपने। एंड नाउ पेपर कप्स आर यूज्ड फॉर सर्विंग टी। And what are the reason for the shift from the plastic to coolers and then finally to paper cup? But प्लास्टिक कैसी होती है? प्लास्टिक एक नॉन बायोडिग्रेडेबल के अंदर आती है, प्लास्टिक कभी डिग्रेड नहीं होती। दूसरा, कुल्हड़ का जब हम इतना ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो बेटा सॉइल का भी तो इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे सॉइल की जो अपर लेयर है उसके ऊपर इंपैक्ट पड़ रहा है, वहीं से हम उसको निकाल रहे हैं, यानी कि सॉइल की इनफर्टिलिटी पे इंपैक्ट पड़ रहा है, राइट? और कागज जो होता है ना, पेपर जो होता है वो रिसाइकल हो जाता है, हम उसको रिसाइकल कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ये कॉन्सेप्ट आपका किससे रिलेट कर रहा है? ये कॉन्सेप्ट आपका रिलेट कर रहा है बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वाले कॉन्सेप्ट से बच्चों। किससे रिलेट कर रहा है? बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। इससे नॉन बायोडिग्रेडेबल वाले कॉन्सेप्ट से, राइट? बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो देखो जरा, जो प्लास्टिक कप्स हैं दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, यस, एंड देन हार्म द एनवायरमेंट एंड दे वर thus replaced by the coolers. Coolers which is made by the clay on a large scale resulted in the loss of top fertile soil. Soil erosion की तरह हो गया ये तो, top fertile soil को हटा दिया गया। Now disposable paper cups use किए गए because the paper can be recycled. It is biodegradable. राइट हम उसको बायोडिग्रेडेबल है, रिसाइकल कर सकते हैं, एंड विच इज कंप्लीटली इको फ्रेंडली मटेरियल विच डज नॉट कॉज एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, जो कि एनवायरमेंटल पॉल्यूशन को भी कॉज नहीं करते। अगला, क्रिएट अ टेरेस्ट्रियल फूड चेन डिपिक्टिंग 4 ट्रॉपिक लेवल। अब कोई भी आप एक फूड चेन, तो ये तो बहुत आसानी से बना सकते हैं ना, कि कोई ग्रास आपने बना दिया, ठीक है, ग्रास के बाद उसको खा गया कोई इंसेक्ट, खा गया बच्चों, इंसेक्ट को ले गया कौन? फ्रॉग ले गया, फ्रॉग को कौन ले गया? स्नेक ले गया, है ना? तो ये बना दिया आपने, ठीक है जी, हो गया 4 ट्रॉपिक लेवल तक, 1 2 3 4 हो गया। व्हाई डू वी नॉट फाइंड फूड चेन आर मोर देन 4 ट्रॉपिक लेवल इन नेचर? तो जनरली आप देखते हो बच्चों, जो फूड चेन होती है वो जनरली आप देखते हो 4 to 5 ट्रॉपिक लेवल्स उसके अंदर देखने को मिलते हैं, 4 to 5 ट्रॉपिक लेवल्स उसके अंदर देखने को मिलते हैं। रीजन है, आपने पढ़ा है ना कि लगातार एनर्जी क्या होती है हर एक ट्रॉपिक लेवल पे, जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं एनर्जी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। एनर्जी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। तो एनर्जी का फ्लो क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है। इसलिए जितनी ज्यादा फूड चेन उतनी एनर्जी कम पहुंच रही है नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे, क्योंकि आगे सिर्फ कितना पहुंच रही है? उसका सिर्फ 10% पहुंच रही है, बाकी का 90% तो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस के अंदर चला जाता है ना, लाइफ प्रोसेसेस में, इस वजह से। सो इसलिए हमें ज्यादा फूड चेन्स देखने को नहीं मिलती, राइट? एकदम